और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही लेवल पर खेल चल रहा है। जब से खुलासा हुआ है कि चीन और पाकिस्तान चोरी छुपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तब से ये बातें हो रही है कि अगर चीन और पाकिस्तान अपने अपने एटम बम का टेस्ट कर रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के सामने तो एक नया चैलेंज आ गया। लोग पूछ रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के एटम बम के जवाब में आखिर भारत के पास क्या प्लान है, भारत क्या करने वाला है, नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं। तो अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक चीन और पाकिस्तान के जवाब में भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर दुनिया के होश उड़ जाए। आपको दिखाते हैं कि कल ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की खबर आई और आज ही अचानक इजराइल के विदेश मंत्री भारत आ गए। और क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इजराइल वो देश है जिसकी नजर दशकों से पाकिस्तान के एटम बम पर है और नरेंद्र मोदी सिर्फ एक अगर सिग्नल दे दें तो इजराइल पाकिस्तान को फोड़ कर रख देगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि भारत और इजराइल मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं और वो कैसे उस प्लान में पाकिस्तान का परमानेंट इलाज छिपा हुआ है, यह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इजराइल और भारत के बीच 8,000 करोड़ की वो कौन सी डील होने वाली है, हो सकती है, जिससे कि पाकिस्तान को एक तरीके से पैनिक अटैक आने वाला है। क्या भारत के पास परमाणु बम का बाप है? और ये जो बात कही जा रही है उसके पीछे की हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत के पास वो बम है जो अकेले पाकिस्तान के पूरे परमाणु जखीरे पर भारी पड़ सकता है और वो बम कौन सा है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वैसे तो पाकिस्तान को निपटाने के लिए नरेंद्र मोदी अकेले ही काफी हैं, लेकिन अगर इजराइल भी पाकिस्तान को फोड़ना चाहता है तो नरेंद्र मोदी इसमें क्यों रोकेंगे? भाई एक से भले दो, और दोनों मिलकर दोनों के दुश्मन पाकिस्तान है, तो अगर पाकिस्तान दोनों का दुश्मन है तो दोनों मिलकर कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। तो जब भारत और इजराइल दोस्त हैं तो अगर भारत का दुश्मन अगर पाकिस्तान है तो इजराइल का दुश्मन भी पाकिस्तान है, और इसीलिए इजराइल और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान हमेशा से घबराता रहा है। अब पाकिस्तान की नई आफत तब से आ गई है जब से एटम बम की टेस्टिंग का खुलासा हुआ है। खुद पाकिस्तान के लोग मुनीर शहबाज को कोस रहे हैं कि भाई इधर खाने को आटा नहीं है और यहां न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है। आपको पता होगा कि कल ही ट्रंप ने जो एक खुलासा किया, जब अमेरिका जो ये बात कह रहा था कि उसे फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप ने कहा कि भाई दुनिया में तमाम देश हैं जो कि लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही है जो कि ये टेस्टिंग नहीं कर रहा है और इससे हम पिछड़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान, बहुत सारे देशों का नाम लिया लेकिन पाकिस्तान का भी नाम ले लिया। और पाकिस्तान का नाम वाकई दुनिया को हैरान करने वाला था कि भाई अगर चाइना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, रसिया कर रहा है, दुनिया के और बड़े देश कर रहे हैं, तो एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि चोरी छुपे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, ये बात एक बार की किसी को हजम नहीं हुई। और पाकिस्तान के लोगों को भी एक बार की हजम नहीं हुई कि भाई यहां तो हमारे यहां आटे दाल का आफत है और ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चोरी छिपे टेस्टिंग कर रहा है, पहाड़ों में, गुफाओं में वो अपना टेस्टिंग लैब चला रहा है। ये बहुत चौंकाने वाली बात। तो पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक की ना तो पहले परवाह की है और ना आज ही उसे अपनी जनता से कोई लेना देना है। वहां की जनता क्या सोचती है, पब्लिक कितनी परेशान है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के जो जिहादी जनरल हैं उनका बस एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस तरीके से खड़ा रखो, उसके विरोध में ऐसे उसको चढ़ाए रखो कि वहां की जनता उसी एक तरीके से झांसे में रहे और वहां जो बदइंतजामी है, अंधेरगर्दी है, उस पर कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ तिकड़मबाजी में हमेशा से लगा रहता है। अब पाकिस्तान ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है और आपको हम बताएंगे कि कैसे 6 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान एक नया प्लान बना रहा है और क्यों पाकिस्तान सहित 7 मुस्लिम देशों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। और इस बैठक में प्लान क्या बनने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले जियोपॉलिटिक्स में जो उथल पुथल मची हुई है, जरा एक उसकी भी झलक देख लीजिए। तो
भारत और इजराइल की नई डील और पाकिस्तान के नए डर का चैप्टर में खोलूं, उससे पहले आपको आज की सबसे धाकड़ तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए, आपका सीना गर्व से भर जाएगा। और देखिए, भारतीय सेना की जो पूरी ड्रोन आर्मी आपको दिख रही है, एक साथ हजारों ड्रोन रखे हुए हैं। और कैसे कैसे ड्रोन हैं उसमें? स्वार्म ड्रोन्स हैं, कामिकाजे ड्रोन्स हैं। कामिकाजे ड्रोन्स एक तरीके के सुसाइड वाले ड्रोन होते हैं जो जाते हैं और अपने टारगेट पे ही गिर कर उसको ध्वस्त कर देते हैं। खुद तो ध्वस्त होते हैं लेकिन टारगेट को भी ध्वस्त कर देते हैं। इसी तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जो कि दुश्मन के जो ड्रोन आ रहे होते हैं उसको नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो पूरा एक तरीके से भारत की ड्रोन आर्मी है। ड्रोन आर्मी ऐसी जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एक तरीके से मतलब नाको चने चबवाना जिसको कहते हैं, वो वाली हालत कर दी थी। और वो कैसे वो हालत हुई होगी, आप इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें अंबाला की है और जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की स्ट्राइक कॉर्प्स की क्षमताओं का जायजा लिया और उसमें कैसे कैसे ड्रोन दिखाई दिए। एक वानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सोचिए कि एक जगह अंबाला में जब इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, तो भारत की जो ड्रोन क्षमता है, पूरी ताकत का आप आकलन करिए, अंदाजा लगाइए कि वो भारत कितना ताकतवर है आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर में। तो सेना प्रमुख ने अलग अलग ड्रोन्स की ताकत को परखा भी इस एक्सरसाइज के दौरान, और ड्रोन हमले की पूरी तैयारी को उन्होंने एक तरीके से जांचा परखा। और एक साथ हजारों ड्रोन देखकर कोई भी दुश्मन एक तरीके से उसकी घिघी बंध जाए, ये वैसी तस्वीर है। और ये वो तस्वीर है जो कि हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है आज। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ एक अंबाला बेस की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। भारत की जो पूरी ड्रोन पावर है उसका अंदाजा सिर्फ आप इससे लगा सकते हैं। ये पूरी ताकत की नुमाइश नहीं है, ये उसका सिर्फ उसका एक ट्रेलर भर है, उसकी एक वानगी भर है। अभी आप आगे भी देखिए कि और भारत क्या क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के एटम बम धरे के धरे रह जाएंगे। इजराइल के विदेश मंत्री भारत आए हुए और इस दौरे के बीच ही भारत और इजराइल के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की भी चर्चा हो रही है। भारत और इजराइल के बीच 8,000 करोड़ की डिफेंस डील की खबर आ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इस डील से इजराइल भारतीय सेना की ताकत को, भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने वाला है। और कैसे बढ़ाने वाला है? तो इजराइल की जो कंपनी है वो भारत की 6 सेकेंड हैंड बोइंग कॉमर्शियल विमान को टैंकर एयरक्राफ्ट में बदल देगी। आप सोचिए कि जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उसको फ्रेट एयरक्राफ्ट है, उसको टैंकर एयरक्राफ्ट में बदलने का प्लान है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इस डील से सेना के फाइटर जेट्स अपने लॉन्ग रेंज मिशन पर बिना रुके हवा में ही फ्यूल भराकर उड़ान भर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि मिड एयर रिफ्यूलिंग जिसको कहते हैं, कि यानी कि आसमान में उड़ने के दौरान ही जो फाइटर होते हैं उनको अगर फ्यूल की जरूरत होती है, उनका अगर ईंधन कम होने लगता है, तो हवा में ही एक एयर टैंकर आता है और उसमें फ्यूल भर देता है और वो फिर वहीं से अपने मिशन की ओर निकल जाता है। यानी कि उसको बार बार एयर बेस लौट करके फ्यूल लेकर के तेल भरा कर फिर वापस मिशन पे नहीं जाना पड़ता, वो हवा में ही ये काम हो जाता है। और ये किसी भी देश की जो एयर पार है, जो उसकी वायुसेना की क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। और ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षमता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है, जो कि जिस भी देश के पास होता है उसकी वायुसेना के लिए एक तरीके से बहुत ही ताकतवर प्लान के तौर पे इसको देखा जाता है। और अभी वायुसेना के पास 6 रूसी ओरिजिन के टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमारी जरूरतों के हिसाब से, हमारी फ्लीट जितनी बड़ी है, हमारे पास जितना बड़ा एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट का जितना बड़ा रेंज है, उसके हिसाब से जो 6 टैंकर एयरक्राफ्ट हैं ये नाकाफी हैं। और इसीलिए ये जो टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, चूंकि ये वायुसेना नेवी दोनों को सर्विस देते हैं, इसलिए इनकी जो हमारी जो जरूरत के हिसाब से ये ठीक नहीं बताए जाते, वो पर्याप्त नहीं बताए जाते। और इसीलिए इस फ्लीट को लेकर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस को लेकर भी चैलेंज आ रहा है। और जो वायुसेना है वो लंबे समय से एक अतिरिक्त टैंकर एयरक्राफ्ट की मांग कर रही है। इसी तरीके से नेवी की भी डिमांड है। तो अब जो ये जो कन्वर्जन किया जा रहा है, उसके जरिए
अब ये दोनों नेवी और वायुसेना दोनों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अब इजरायल भारतीय वायुसेना की इस डिमांड को पूरा करने की स्थिति में है और इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि जब जब भारतीय वायुसेना की ताकत की बात होगी तो परेशानी किसको होगी? पाकिस्तान को होगी, चाइना को होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस खबर से चीन और पाकिस्तान भी थोड़े घबराए हुए होंगे। तो इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार, जो कि 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, इनमें इससे पाकिस्तान के लिए खौफ वाली बात इसमें यह है कि भारत और इजरायल के बीच आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने पर बात हो रही है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे पहले इजरायल भारत का आतंकवाद के मोर्चे पर, आतंकवाद की लड़ाई में भारत का समर्थन तो करता रहा है, लेकिन दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, यह अपने आप में ऐसी बात है जिससे कि पाकिस्तान की घिघी बंध गई होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इजरायल के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल और भारत मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई लड़ें। सुनिए कि इजरायल के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में एस जयशंकर ने क्या कहा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इजरायल के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी और भारत के लिए ऐसा क्या कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मुनीर को भी एक बार की झटका लग गया होगा। India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. तो सोचिए कि ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने एटम बम पर चोरी छुपे काम कर रहा है, और इसी बीच भारत और इजरायल ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो दोनों देश मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद को लेकर भारत और इजरायल की सोच एक तरीके से जीरो टॉलरेंस वाली है। भारत के साथ साथ इजरायल भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों में से उसे गिनता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजरायल भारत के साथ खड़ा था और भारत ने पाकिस्तान को जिन हथियारों से फोड़ा था उसमें इजरायल के ड्रोन्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा, भारत और इजरायल ने मिलकर जो स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स बनाया था, जिसको कि लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा गया था, ये वही ड्रोन्स थे जिन्होंने कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया था, उनको नेस्ता नाबूद कर दिया था। और यही वजह है कि पाकिस्तान को भारत इजरायल की दोस्ती बहुत चुभती है और पाकिस्तान को यह जानकर और ज्यादा परेशानी होगी कि कुछ ही महीनों के अंदर खुद इजरायल के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं। इजरायल ने भारत आकर भिखमंगे पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा दिया है कि आगे और क्या क्या हो सकता है। इजरायल ने तो खुलकर कह दिया है कि आज की डेट में भारत एक सुपर पावर है, भविष्य भारत का है। सुनिए कैसे इजरायल के विदेश मंत्री भारत की खुले शब्दों में दिल खोल के जबरदस्त तरीके से तारीफ कर रहे हैं। सुनिए जरा। We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. तो इजरायल के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इंडिया इज ए ग्लोबल सुपर पावर। ग्लोबल सुपर पावर भाई, मतलब वैश्विक महाशक्ति है। कोई ऐसा नहीं, वो खुद को कह रहा है कि हम रीजनल पावर हैं।
लेकिन भारत जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, दुनिया में महाशक्ति की हैसियत रखता है। सोचिए, भारत और इजराइल की इस दोस्ती और इस तरह की केमिस्ट्री देखकर पाकिस्तान कितने खौफ में होगा। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दशकों पहले भारत और इजराइल ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था, और वो प्लान अगर अंजाम तक पहुंच जाता तो न पाकिस्तान होता और न पाकिस्तान के एटम बम बचते। इसकी भी हिस्ट्री आज आपको बता देता हूं। तो 80 के दशक में कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब इजराइल ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला करने का पूरा प्लान बना लिया था। और तब ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास कहूटा में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि पाकिस्तान कहता रहा है कि उसका जो परमाणु बम है वो इस्लामिक बम है। और इस बात से जाहिर सी बात है इजराइल को बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर किसी तरीके से उस बम का इस्तेमाल अगर इस्लामिक देशों के प्रभाव में आकर पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ कर दिया तो इजराइल की, तो जैसा कि आप जानते हैं, बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटी सी आबादी है, तो एक परमाणु बम में पूरा वजूद खत्म हो सकता है इजराइल का। और इजराइल ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके लिए कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, उसके वजूद पर, उसके पूरे अस्तित्व पे अगर खतरा मंडराने लगेगा तो किसी हद तक जाकर के एक्शन लेने को तैयार रहता है। और यह बात दुनिया को पता लग चुकी थी, भारत को पता लग चुका था, इजराइल को पता लग चुका था कि कहूटा में परमाणु केंद्र तैयार किया गया है और एक परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की जा रही है, परमाणु बम बनाने का पूरा प्लान कर रहा है पाकिस्तान, और इजराइल इसको हर हाल में रोकना चाहता था। तब इजराइल ने भारत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, बल्कि यूं कहिए कि एक प्लान शेयर किया। और प्लान यह था कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला करें और उसे ध्वस्त कर दें। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी, लेकिन इस हमले की भनक अमेरिका को पहले लग गई। अमेरिका को पता लग गया, उसकी गुप्तचर एजेंसियों ने उसे बता दिया कि भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के पूरे जो न्यूक्लियर पावर है, बल्कि उस समय तो न्यूक्लियर पावर बना भी नहीं था, लेकिन उसकी जो पूरी न्यूक्लियर बॉम्ब की जो पूरी प्लानिंग है उसको ध्वस्त करने वाला है। और जैसे ही यह बात अमेरिका में लीक हुई, या यूं कहें कि अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया और इस वजह से इस प्लान को रद्द करना पड़ा। हालांकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बड़े नाम, या यूं कहें कि बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट ने अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है। किताब का नाम है डिसेप्शन, पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्लोबल वेपन्स कॉन्स्पिरेसी। इस किताब में यह दावा किया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरुआत में पाकिस्तान पर हमले की मंजूरी तो दी थी, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश के आंतरिक हालात को देखते हुए इंदिरा गांधी इस प्लान से पीछे हट गई थी। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने और दूसरे देशों ने इस बात के लिए भारत पर दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान पर, इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले की जो पूरी प्लानिंग है उसको अंजाम तक नहीं ले जाए। तो उस वक्त तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार बच गए, लेकिन अब जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट करने की खबर आई है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, और जब इजराइल के विदेश मंत्री भारत में हैं और दोनों देशों के बीच जिस तरह की केमिस्ट्री है, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो पाकिस्तान को यह डर जरूर सता रहा होगा कि कहीं पीएम मोदी और नेतन्याहू मिलकर 80 के दशक के उस अधूरे प्लान को फिर से ना एक्टिवेट कर दे। और कहीं उस समय तो भले अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर आज प्रधानमंत्री मोदी चाह लें तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने एटम बम को लेकर पाकिस्तान हमेशा डरा रहता है कि कोई उसके परमाणु ठिकानों को फोड़ कर ना चला जाए। इसीलिए अब जब पाकिस्तान के एटम बम टेस्ट करने की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है तो पाकिस्तान डर के मारे एक तरीके से इस बात से साफ साफ मुकर जा रहा है। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि हम कोई चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कह दिया कि हम परमाणु हथियारों की फिर से टेस्टिंग की शुरुआत बिल्कुल नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने अतीत में भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की शुरुआत न तो की थी और न अभी अब कोई पहल करने वाला है। पाकिस्तान से हालांकि इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी,
पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहा होगा तो भी वो कभी कबूल नहीं करेगा। सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर उसने इस बात को कबूल कर लिया तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर इतना ज्यादा हो जाएगा और पूरी दुनिया से उस पर नए तरह के प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगेगी। अभी तो FATF में ही फंसा रहता है, उसकी गर्दन फंसी रहती है हमेशा FATF में, कभी ग्रे लिस्ट और कभी ब्लैक लिस्ट के बीच में झूलता रहता है और इस चक्कर में उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग नहीं हो पाती। पैसे को मोहताज पाकिस्तान, जहां पर कि आटे चावल का भी इंतजाम नहीं है जिसके लोगों के पास खाने के लिए, अगर उस पर और नए तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए तो सोचिए उसकी स्थिति और क्या होगी। इसलिए वो किसी भी कीमत पे इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि वो किसी तरह की न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन जब से ट्रंप का बयान आया है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई, वहां सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तो मुल्क भीख मांग कर चल रहा है और ऐसे में न्यूक्लियर टेस्ट करने के पैसे कहां से आ रहे हैं भाई? और पैसे तो आ ही रहे हैं। पाकिस्तानियों को इस बात का भी खौफ सता रहा है कि जो दुनिया भर से अभी खैरात मिल रही है, अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग वाली बात ज्यादा फैल गई और लोगों ने इस पर यकीन करना